हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज टाइटल से आपको पता लगी गया होगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। हमारी आम भाषा में इसको लोकल में गांजा कहते हैं, लेकिन इसके कई और नाम हैं, जैसे कि वीड, कैनबिस, मैरोवाना। जितने इसके नाम हैं उतनी ही धारणाएं लोगों के मन में इस चीज़ के बारे में, इस प्लांट के बारे में है। और ज़्यादा करके इस प्लांट को एक नशे के तौर पे यूज़ किया जाने वाला प्लांट ही समझा गया है। अब इतनी धारणाएं हमारे मन में या ओपिनियंस है इस चीज़ के बारे में, लेकिन अगर आप पॉपुलर कल्चर को थोड़ा फॉलो करते हो या और न्यूज़ में अगर इसके बारे में अगर आपने नोटिस किया होगा तो यूएस के काफ़ी स्टेट्स में ये लीगल हो चुका है। तकरीबन पूरे ही कंट्री में ये लीगल है। कनाडा में भी कई स्टेट्स में और तकरीबन कनाडा में भी ये लीगल है। रिसेंट में ये न्यूज़ आई थी कि थाईलैंड में भी ये लीगल कर दिया गया है। तो ऐसी कई कंट्रीज़ है जो धीरे धीरे इसको लीगलाइज कर रही है आजकल, और इसका यूज़ भी काफ़ी बढ़ गया है इन हमारे कल्चर में या हमारे गानों में। इसकी आपको साइंस दिखेगी कि ये काफ़ी आजकल नॉर्मलाइज हो रहा है सोसाइटी के अंदर। और इसका जो लीगल स्टेटस है, इसको दो टाइप में लोग डिवाइड करते हैं: मेडिकल यूज़ और रिक्रिएशनल यूज़। मेडिकल यूज़ यानी ऑफ कोर्स दवाइयों के लिए, और किसी की बीमारी है किसी चीज़ की जिसका इलाज इसमें है, तो उस प्रकार के रिसर्च और यूज़ के लिए इसको लीगलाइज किया जाता है। और जहाँ भी ये रिक्रिएशनल पर्पस के लिए लीगल है, उसका मतलब ये है कि एक शौकिया तौर पे यूज़ करने के लिए भी वहाँ पर ये अलाउ हो रहा है। इसको मेजरली मोस्ट पॉपुलर यूसेज इसके स्मोक करते हैं लोग, और कुछ लोग इसको खाते भी हैं। तो अब ये इतना पॉपुलर हो रहा है, तो क्या वजह है कि ये हर जगह लीगलाइज किया जा रहा है, और क्या फ़ायदे हैं इसके? ये सब सोचने की बात है। और अगर इतने इसके फ़ायदे थे तो ये इलीगल कैसे हो गए इन द फर्स्ट प्लेस, और कैसे इतनी मिस इन्फॉर्मेशन शायद लोगों में पहुंच गई कि लोग इसके बारे में ऐसे ऐसे ओपिनियंस, गलत ओपिनियंस लोगों ने बना दिए, इसको इतना नेगेटिव लाइट में देखा। ये कैसे क्या हो गया? अगर ये अच्छी चीज़ थी तो हमेशा ही अच्छी चीज़ होनी चाहिए थी, हर जगह बैन कैसे हो गई? तो ये एक डिस्कशन का और एक सोचने वाली बात है। तो इसकी समझने की शुरुआत हम करते हैं एक कहानी से। ये कहानी है फिजी फैमिली की। फिजीज कोलोराडो में रहते थे, अमेरिका में एक स्टेट है, वहाँ पे रहते थे। इनकी दो जुड़वा बेटियाँ थी। एक बेटी का नाम था शार्लेट। शार्लेट जब 2 साल की थी, फिजीज ने ये देखा कि उसको सीजर्स अटैक आने स्टार्ट हो गए। मिर्गी के दौरे जिसको कहते हैं, वो स्टार्ट हो गए, और शार्लेट की मेंटल स्टेट डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो गई। और ये जो सीजर्स के अटैक उसको आते थे, मिर्गी के दौरे, ये काफ़ी तादाद में उसको आने लगे। जब उन्होंने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने इसको सीवियर एपिलेप्सी के केस से डायग्नोस किया। एपिलेप्सी यानी मिर्गी। कहते हैं कि वो शार्लेट को इतनी तकलीफ़ होती थी उस दौरों से उसके सर में कि वो अपना सर पटकती, अपने बाल खींचती। और ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनको ये मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, इनकी मौत कम उम्र में हो जाती है, ये ज़्यादा दिन जीते नहीं हैं। और फिजीज का ये कहना है कि था कि जब 5 साल की हुई, शार्लेट को एक रात में 50 अटैक्स आते हैं। 300 अटैक अप्रॉक्सीमेटली एक हफ्ते में उसको आते थे। वो कहते हैं कि हर 2 घंटे में जनरली उसको एक अटैक आता ही आता था। तो वो अटैक इतने कांस्टेंट हो गए, उसकी मेंटल डिक्लाइन इतनी बढ़ गई और वो इतनी तकलीफ़ में जीती थी कि डॉक्टर्स ने ये कहा कि इस अटैक से शार्लेट को बचाने के लिए हमको इसको कोमा में डालना पड़ेगा। अब कोमा में डालना कोई एक सोल्यूशन है नहीं, बस वो एक टेम्पररी ये है कि ब्रेन को बचाने के लिए कोमा में डाल दिया। और फिजीज ने हर चीज़ ट्राई करी, जितनी भी मेडिकली अवेलेबल दवाइयाँ थी उनके लिए उस समय, वो सब उन्होंने अपनी बेटी पे ट्राई किया, लेकिन किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि कुछ दवाइयों से तो उसकी जान भी ख़तरे में पड़ गई थी। वो कहते हैं कि एक दवाई की वजह से उसका हार्ट भी रुक गया था एक टाइम। तो फिजीज ने अल्टरनेट मेडिसिन की
तलाश में रिसर्च स्टार्ट किया। वो ढूंढ रहे थे कि और क्या चीज़ें हो सकती है जिसके वजह से उनकी बेटी की मदद हो जाए। तभी उनको पता चला मैरिजुआना के रिसर्च के बारे में। उन्होंने ये रिसर्च में ये पाया कि वीड से निकलने वाला जो ऑयल होता है वो शायद इस केस में फ़ायदेमंद हो सकता है। और मैरिजुआना जो होता है उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक को कहते हैं CBD, एक को कहते हैं THC। THC जो होता है वो नशे के लिए जिम्मेदार होता है और कहते हैं CBD में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। और शार्लेट के केस में उसको CBD रिच ऑयल, वीड ऑयल की ज़रूरत थी। तो उस ज़माने में वीड इतना रेडीली अवेलेबल नहीं था, उसकी दवाइयाँ रेडीली अवेलेबल नहीं थी। भले ही स्मोक करने के लिए, नशा करने के लिए वो अवेलेबल था, लेकिन मेडिकल रिसर्च उसके ऊपर ज़्यादा हुआ नहीं था। तो फीजीज़ ने कहीं से अरेंज करके एक बैग ऑफ वीड लेके आए जिसमें CBD रिच वीड था। वो उसका ऑयल निकाला, उसका ऑयल एक्सट्रैक्ट करके वो कहते हैं कि उन्होंने शार्लेट की ज़बान के नीचे उसको रखा 2 बूंद, और रखा और वो सिर्फ घड़ी की तरफ देखने लगा कि इसका नेक्स्ट अटैक अब कब आएगा। वो सरप्राइज और शॉक तब हो गए कि उस चीज़ को चटाने के बाद, उस ऑयल को चटाने के बाद शार्लेट को 2 दिन तक कोई अटैक नहीं आया। शार्लेट के माँ बाप के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। जहाँ वो सोच रहे थे, जहाँ वो देखते थे कि हर 2 घंटे में उनकी बेटी को अटैक होता है, तो ये तेल चटाने के बाद 2 दिन तक उसको कोई अटैक नहीं आया। अब फीजीज उसको रेगुलर बेसिस पे ये ऑयल देना स्टार्ट कर दिए। कुछ दिन जाने के बाद वो ऑयल उनके पास ख़त्म होने वाला था। वो जो वीड उनको मिला था, CBD रिच वीड, वो अब उनके पास अवेलेबल नहीं था। तो उन्होंने फिर तलाश करना स्टार्ट किया कि ये कहाँ से सोर्स कर सकते, कहाँ से ढूंढ सकते हैं, जबकि ये अवेलेबल होना चाहिए। अगर इतना हेल्पफुल है तो वो मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए मेडिकल्स में, लेकिन वो नहीं था। तभी उनकी मुलाकात होती है स्टैनली ब्रदर्स से। ये 2 भाई हैं, वो इस टाइप के वीड को, CBD रिच वीड को उगाने की कोशिशों में लगे हुए थे। तो जब फीजीज की उनसे मुलाकात हुई तो स्टैनली ब्रदर्स को भी एक पर्पस मिल गया कि शार्लेट की मदद के लिए उन्होंने अपना जो प्रोडक्ट था, जो CBD रिच वीड था, वो सप्लाई फीजीज को देना स्टार्ट कर दिया। फीजीज ये कहते हैं कि इस दवाइयों के इस्तेमाल से उसके अटैक्स 300 से घट के 1 आने लगा 7 दिन में बस। शार्लेट एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर दी। वो पहले अपने हाथ से भी खाना नहीं खाती थी, वो अपने हाथ से खाना स्टार्ट कर दी। इतना उसको फ़ायदा हुआ, इतना ये पॉपुलर केस हुआ और इतना लोगों को इस किस्से से हेल्प हुई कि स्टैनली ब्रदर्स ने उस पर्टिकुलर वीड का जो स्ट्रेन था उसका नाम भी शार्लेट्स वेब रख दिया। ऐसी ही एक फैमिली थी टेनेसी में, इनका नाम था सेल्मेस्की। सेल्मेस्की फैमिली की एक बेटी थी, उसका नाम था मैगी। मैगी को भी सीजर्स की बीमारी थी, मिर्गी की बीमारी थी। उसको अटैक्स आना स्टार्ट हो गए जब वो 6 साल की थी। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि वो ना हंसती थी, ना बोलती थी, ना खाना खाती थी, सिर्फ चिल्लाती थी तकलीफ़ से। मैगी का केस तो इतना सीवियर था कि मैगी को कहते हैं कि 500 अटैक्स आते थे एक वीक में। वो कहते हैं कि इसका कोई मूवमेंट नहीं होता था, मतलब ये सिर्फ झटके आते तो ही हिलती थी, वरना ऐसे ही पड़ी रहती थी दर्द में। डॉक्टर्स ने भी बोल दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, बस उन्होंने कहा कि दुआ और प्यार करिए अपनी बच्ची को बस। सेल्मेस की फैमिली को ये पता था कि मैगी ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाली, लेकिन वहाँ भी उसकी माँ ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने भी अल्टरनेट मेडिसिन को रिसर्च करना स्टार्ट किया। जब वो कर रहे थे तो उन्हें सिमिलर मैरिजुआना रिसर्च के बारे में मालूम पड़ा, वीड का रिसर्च, और उनको शार्लेट के केस के बारे में भी पता चला कि स्टैनली ब्रदर्स बोल के 2 भाई हैं जो ऐसा वीड ग्रो कर रहे हैं और ऐसी शार्लेट नाम की लड़की को इतना उससे फ़ायदा हुआ है। बस बात क्या थी, सेल्मेस की फैमिली ने जैसे ही ये सुना, उन्होंने टेनेसी में अपना सब बेच बाज के कोलोराडो मूव हो गए। कोलोराडो US की पहले स्टेट बना जहाँ पे मेडिकल मैरिजुआना और मैरिजुआना का यूज़ लीगल किया गया। और शार्लेट की स्टोरी उसके अंदर बहुत इंस्ट्रूमेंटल थी, उसका बहुत इन्फ्लुएंस था कि लोगों ने देखा कि कैसे मरती मरते बच्चे को
उस दवाई के थ्रू, उस प्लांट के थ्रू जीवन दान मिला। और सेल्मेस की फैमिली की जो बेटी थी मैगी के साथ भी यही हुआ। उसको जैसे ही वो दवाई मिलने लगी, कहते हैं कि उसके अटैक्स 30% रिड्यूस हो गए, उसकी ग्रोथ होने लगी, वो हंसने लगी, स्कूल जाने लगी। जहाँ पेरेंट्स ये सोच रहे थे कि हमारी बच्ची कभी भी मर सकती, कोई भी अटैक उसका लास्ट हो सकता है, वहाँ पे उन्होंने अपनी बच्ची को एक नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ते हुए देखा। एक उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव हो गया। और अगर आप रिसर्च जो इसके अंदर हो रहा है आजकल उसके ऊपर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके कई फ़ायदे, कई चीज़ों में ये यूज़ किया जाता है। कहते हैं कि ये एक स्ट्रेस एलिवेट करने में बहुत फ़ायदेमंद है, टेंशन रिलीव करने के लिए भी फ़ायदेमंद है, एंटी इन्फ्लेमेटरी पावर्स है इसमें। सबसे ज़्यादा यूज़फुल तो ये कैंसर पेशेंट्स में है। कैंसर के पेशेंट्स को जब कीमोथेरेपी देते हैं तो उनको नौजिया और वॉमिटिंग होती है, उनको खाना नहीं खाया जाता और उल्टियाँ होती है। लेकिन ये देखा गया है कि अगर वो वीड यूज़ करते हैं तो उनकी भूख भी बढ़ती है और उनकी वॉमिटिंग भी बंद हो जाती है। ये एक पेन किलर या पेन मैनेजमेंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है। अर्थराइटिस करके एक बीमारी है जो जॉइंट पेन्स होते हैं, ज़्यादातर ये ज़्यादा उम्र वाले लोगों को बहुत होता है, जो अलग अलग जॉइंट्स में उनके दर्द शुरू हो जाता है। और हम जनरली उनके लिए पेन किलर्स डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं और वो खाते हैं, जिनका बहुत साइड इफ़ेक्ट्स है। लेकिन लोग वीड भी आजकल यूज़ कर रहे हैं जिससे उनका अर्थराइटिस का दर्द कम होता है। एक और ज़्यादातर ओल्ड एज में एक बीमारी देखने को मिलती है, वो है ग्लैकोमा, जहाँ पे लोगों को धुंधला दिखता है। वहाँ पे भी कहते हैं कि वीड अगर स्मोक करो तो वो भी कंडीशन जो है कंट्रोल में रहती है, इम्प्रूवमेंट उन सब चीज़ों में देखने मिलता है। और इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इन द सेंस जैसे कि एक मेडिकल पेन किलर के होते हैं वैसे इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ऑफकोर्स इसको कोई भी यूज़ कर लेना सही बात नहीं, ये मेडिकल रिसर्च और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से होना चाहिए, एक रेगुलेट करके इसका यूज़ होना चाहिए। और यहाँ तक कि इसके इतने फ़ायदे हैं, इसका एक स्पीशीज़ का ही एक प्लांट है हेम्प। हेम्प तो इतना यूज़फुल है, कहते हैं कि उससे हेल्थ फूड्स बन सकते हैं, ऑर्गेनिक बॉडी केयर प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, कपड़े बन सकते हैं उसके फाइबर से, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बन सकते हैं उसके फाइबर से, बायोफ्यूल्स बन सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कहते हैं कि हेम्प जो वीड की ही एक टाइप है, मैरिजुआना का ही एक टाइप है, उसका अगर फाइबर यूज़ किया जाए तो पूरे प्लास्टिक को ये लोग रिप्लेस कर सकते हैं। आज वर्ल्ड में इतना बड़ा प्लास्टिक पोल्यूशन का प्रॉब्लम चालू है, अगर हेम्प लीगल होता और हेम्प के थ्रू प्लास्टिक्स बनाई जाती, प्लास्टिक की जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो इससे बनाई जाती, तो ये बायोडिग्रेडेबल रहेगा और पोल्यूशन भी नहीं होगा। हेम्प से पेपर भी बनता है, हेम्प पेपर भी आप गूगल करके देख लीजिए हेम्प के यूजेस क्या है, पेपर भी बनता है, तो हमें इतने सारे ट्रीज काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये काफ़ी सारे इसके फ़ायदे हैं। और मेडिकल यूज़ एक चीज़ होती है, अब्यूज़ करना एक चीज़ होती है। जैसे कि नशे के लिए लोग कॉफ सिरप, पेन मेडिकेशंस, पेन किलर्स और झंडू बाम, ये सारी चीज़ें भी यूज़ करते हैं, थिनर। तो हम इन सब चीज़ों को बैन थोड़ी ना करते हैं कि जस्ट बिकॉज कोई यूज़ कर रहा है इसका नशे के लिए। अगर कोई चीज़ फ़ायदे की है तो वो फ़ायदे की है, उसको अब्यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। तो अब ये लोगों को धीरे धीरे समझ आ रहा है और ये इसका मेडिकल यूज़ धीरे धीरे लीगल हो रहा है। यहाँ तक कि टाटा कंपनी ने भी हेम्प रिसर्च के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। और इंडिया में तो इसका यूज़ बहुत पुराना, कई सदियों से चला आ रहा है। ये इतना पुराना है कि कहते हैं कि अथर्ववेद में भी ये मेंशन्ड है इसका यूज़। और कई हिस्टोरियंस ने भी ये लिखा है कि इंडिया में भांग ड्रिंकिंग तो हमेशा से चल रही है और आज भी चलती है। हम देखते ही हैं कि कई हिंदू त्योहारों में भांग लोग पीते हैं, उसको शिवजी का प्रसाद कहते हैं। तो ये इंडिया में भी इलीगल हो गया। इंडिया में जो इलीगल हुआ था ये यूएस के प्रेशर के वजह से हुआ था। तो हमको वहाँ जाना पड़ेगा कि यूएस में ये कैसे इलीगल हुआ और यूएस में इसके बारे में क्या प्रोपेगेंडा फैलाया गया। सो 1920 से 1933 के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स में अल्कोहल बैन किया गया था।
उस एरा को ये प्रोहिबिशन एरा कहते हैं। तो अल्कोहल बैन था, लेकिन अल्कोहल प्रोहिबिशन ख़त्म हो गया 1933 में। तो अल्कोहल प्रोहिबिशन को यूनाइटेड स्टेट्स ने 1933 में ख़त्म कर दिया। अब क्या होता है ना कि जब भी कोई चीज़ बैन होती है, अगर आपने कोई चीज़ बैन कर दी तो सिर्फ बैन करने से काम नहीं होता, आपको उसको एनफोर्स भी करना पड़ता है, वो कानून को लागू भी करना पड़ता है। उसको एनफोर्स करने के लिए आपको कुछ लोग लगते हैं, कुछ ऑफिसर्स लगते हैं जो ये काम करते हैं। ऐसे ही कई ऑफिसर्स थे जो अल्कोहल प्रोहिबिशन के पीछे काम करते थे उसको एनफोर्स करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो प्रोहिबिशन ख़त्म होने वाला था, तो इन सब लोगों के पास कोई काम बचता नहीं था कि ये लोग क्या करेंगे। तो इनको एक नया शिकार या एक नए काम की तलाश थी। तो ऐसा ही एक बंदा था हेनरी हेंसलिंगर। हेनरी हेंसलिंगर फेडरल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स का हेड था। 1930 से 1962 के बीच में ये फेडरल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स को लीड कर रहा था, और ये रिस्पॉन्सिबल था वीड के बारे में और मैरिजुआना के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में। और इसके साथ कई लोग भी थे जिन्होंने अपने इंटरेस्ट की वजह से इसको मदद भी करी थी। इसके पहले क्या हो गया था कि 1910 में कई मैक्सिकन माइग्रेंट्स जो है वो यूएस लेबर मार्केट में आ गए थे, क्योंकि यूएस का बहुत बूम चल रहा था उस टाइम पे, और काफ़ी काले लोग भी अमेरिका में थे। और इन सब लोगों के तरफ गोरे लोगों का काफ़ी, क्या कहते हैं उसको, रेसिज्म था। रेसिज्म का सामना मैक्सिकन्स और काले लोगों को करना पड़ता था। तो ये रेसिस्ट सेंटिमेंट तो था ही। तो हैरी एंसलिंगर ने क्या किया कि इसका जो प्रोपेगेंडा है, जो वीड के अगेंस्ट जो था इसका, जो उसके ख्याल थे, इसने उस रेसिस्ट नस से उसको जोड़ दिया। ये कहता था कि जो मैक्सिकन्स है और काले लोग हैं, ये गांजा पी के वो पागल हो जाते हैं और वो क्राइम करने लगते हैं। ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन इसने फैलाना स्टार्ट किया मीडिया के यूज़ के थ्रू। ये न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ये सब का यूज़ करता और ऐसी इन्फॉर्मेशन लोगों में फैलाता। और धीरे धीरे इन्होंने पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट किया और उसके खिलाफ लॉज बनाना स्टार्ट किए। इन्होंने बोला कि वीड जो है ये लोगों को वायलेंट बना देता है, और ये जो कलर्ड लोग हैं, कलर्ड यानी जो दूसरे रंग के लोग हैं, काले और मैक्सिकन्स और भूरे, ब्राउन पीपल, ये जो है ये इसको पीते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, और ये इनके लिए गेटवे ड्रग है। ये पहले वीड पीते हैं, उसके बाद और हार्ड नशे करते हैं और क्राइम करते हैं। और इस सेंटिमेंट को उसने रेसिज्म के साथ एक परफेक्ट मिक्स में करके प्रोपेगेंडा चलाया। अब हैरी एंसलिंगर अकेला भी नहीं था, इसकी मदद करने वाले कई लोग थे, और उसमें से सबसे बड़ा नाम जो है वो है विलियम रैंडोल्फ हर्स्ट। ये एक मीडिया मोंगल था अपने ज़माने का। इसके कई न्यूज़पेपर्स और कई मैगजीन्स चलती थी। पब्लिशिंग बिजनेस में था ये बेसिकली, पब्लिशिंग और टिम्बर इंडस्ट्री में भी इसका बहुत बड़ा हाथ था। और विलियम रैंडोल्फ का ये इशू था कि अगर हेम्प के ऊपर रिसर्च बढ़ जाए, जबकि उस ज़माने में हो रहा था, और हेम्प की पैदावार बढ़ जाए, तो इसका जो टिम्बर इंडस्ट्री का बिजनेस है उसको बहुत बड़ा कंपटीशन खड़ा हो जाए। और जैसे कि वो टिम्बर इंडस्ट्री से टिम्बर लेता था और पब्लिशिंग इंडस्ट्री में उसका पेपर यूज़ होता था, और अगर हेम्प पेपर मार्केट में आ गया तो ये दोनों बिजनेसेस पे इसके काफ़ी असर हो सकता था, इसके इन्वेस्टमेंट्स को नुकसान पहुंच सकता था। तो इसने पूरी मदद की थी हैरी एंसलिंगर की ये प्रोपेगेंडा फैलाने में, ये रेसिस्ट प्रोपेगेंडा फैलाने में, कि ये एक सस्ता नशा है और ये अलग कलर के लोग जो हैं इसको पीते हैं और क्राइम करते हैं और वगैरह वगैरह। और कहते हैं कि रैंडोल्फ हर्स्ट जो है उसकी इमेज भी उस ज़माने में ऐसी थी कि वो बहुत रूथलेस था अपने कंपटीशन की तरफ। वो कंपटीशन को कंट्रोल करना या उनको कुचल देने में बिलीव करता था। ऐसे ही एक बहुत बड़ी कंपनी है डूपॉन्ट करके। डूपॉन्ट कॉरपोरेशन ने भी हैरी एंसलिंगर की बहुत मदद करी थी, क्योंकि उनको भी हेम्प के प्रोडक्ट से बड़ा ख़तरा था। नायलॉन इंडस्ट्री में डूपॉन्ट का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था, तो उनको ये खतरा था कि हेम्प से उनके नायलॉन इंडस्ट्री को कंपटीशन हो जाएगा। तो उन्होंने भी हेनरी एंसलिंगर को काफ़ी फंडिंग दी इस
प्रोपेगेंडा को चलाने के लिए, पब्लिक ओपिनियन को वीड के ख़िलाफ़ करने के लिए, और इन्होंने लॉबिंग करके उसके ख़िलाफ़ लॉज बनाना स्टार्ट कर दिए। प्रोपेगेंडा में ये भी कहते थे कि ये काले लोग वीड पी के अपने आप को वाइट का इक्वल समझते हैं। ऐसा प्रोपेगेंडा इन लोगों ने फैलाया था, और वो प्रोपेगेंडा इतना सक्सेसफुल रहा कि 1970 में यूएस में रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट था उस समय यूएस का, उसने कंप्लीटली बैन कर दिया वीड को, और उन्होंने शेड्यूल 1 ड्रग उसको बोला। शेड्यूल 1 बोले यानी कि उन्होंने सबसे सख्त कानून इसके ख़िलाफ़ लगवाए, इस ड्रग की यूज़ के ख़िलाफ़ लगाए। कोई मेडिकल यूज़ उसका रिकग्नाइज नहीं किया, सारा साइंटिफिक रिसर्च हॉल्ड कर दिया। यहाँ तक कि सिचुएशन ऐसी है कि कई काले लोग आज भी जेल में बंद हैं, जिनको अरेस्ट किया गया था ये वीड पीने के लिए या वीड कैरी करने के लिए। आज यूएस में वीड लीगल है, लेकिन वो काले लोग आज भी उन क्राइम्स के लिए जेल में सड़ रहे हैं जो बाहर आज लीगल हो चुका है। और इस प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल काफ़ी किया गया था काले लोगों पे जुल्म करने के लिए। वॉर ऑन ड्रग्स के नाम पे कई काले लोगों को ये लोग अरेस्ट कर देते, कोई छोटे छोटे केसेस में लंबी लंबी सज़ाएं सुना दी जाती उनको। तो बहुत सोसाइटी को इन्होंने बहुत हानि पहुंचाई। और 1970 के बाद 1970 में जब रिचर्ड निक्सन ने वीड को बैन कर दिया फाइनली, तो उस समय यूनाइटेड स्टेट्स एक बहुत पावरफुल कंट्री था, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 जीता था, उसके बाद यूएन का स्टैब्लिश किया था उन्होंने, वर्ल्ड ऑर्डर एक अपना नया बनाया। तो यूएस बहुत पावरफुल कंट्री था 1970s में। तो ये जो लोग थे जिन्होंने बैन करने के पीछे इतना प्रोपेगेंडा चला के जो यूएस में बैन करवाए, ये लोग वहाँ नहीं रुके। उनको ये चाहिए था कि दूसरी कंट्रीज़ में भी हम इसको बैन करें ताकि वहाँ से भी हमारे लिए कोई कंपटीशन ना आए। वैसा ही प्रेशर हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर बनाया गया था। फॉरेन पॉलिसी का उन्होंने यूज़ करके इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया, और इंडियन गवर्नमेंट ने 1985 में एनडीपीएस एक्ट लेके आए और उसके अंदर इसको भी बैन कर दिया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इसका जो यूज़ है कल्चरली इंडिया में बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़माने से, सदियों से है। और आयरनी ये है कि हमारे यहाँ शराब लीगल है, शराब के कोई फ़ायदे नहीं है, उसके कोई थेरेप्यूटिक फ़ायदे नहीं है, कोई मेडिकल फ़ायदे भी नहीं है। यहाँ तक कि शराब अगर स्टडी के अकॉर्डिंग हम देखें तो 32% एडिक्टिव है शराब। जो सिगरेट में निकोटीन होती है वो 16% एडिक्टिव है, लेकिन वीड सिर्फ 9% एडिक्टिव है। तो इतना क्या कहेंगे इसको, अनफेयर और अनरीजनेबल और गलत तरीके से बनाए हुए क़ानून इसके ऊपर लगे। तो अब इससे लेसन्स क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं? इससे हमको सबसे पहले तो ये देखने की चीज़ है, जैसे ये आज लीगल हो रहा है तो ये वेस्ट के इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा है। इलीगल भी उन्होंने किया था, लीगलाइजेशन की भी कार्रवाई उनके वजह से ही हो रही है। जैसे योगा के केस में था, इंडिया के पास योगा इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कई सदियों से है, लेकिन हमने उसको कभी अप्रिशिएट नहीं किया जब तक कि वेस्ट ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। वीड के मेडिकल यूज़ में भी यही हो रहा है कि वेस्ट उसको रिकग्नाइज पहले कर रहा है, उसकी इन्फ्लुएंस में हमारी भी आंखें खुल रही हैं। तो सबसे बड़ा लेसन तो ये होना चाहिए कि हमारे ओपिनियंस, हमें खुद समझदारी होनी चाहिए उनको बनाने के लिए। किसी और के इन्फ्लुएंस में आना अच्छी बात है, अगर कोई अच्छी चीज़ कर रहा है उससे सीखना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुद भी उस चीज़ पे अराइव हो सकते हो खुद के रिसर्च से और ख़ुद की चीज़ों पे, तो वो काफ़ी अच्छा होगा। दूसरा इससे लेसन ये देखने को मिलता है कि प्रोपेगेंडा का पावर क्या होता है। कंटिन्यूस जब आप एक इन्फॉर्मेशन के साथ सोसाइटी को हैमर करते रहोगे और मीडिया का एकदम चालाकी से इस्तेमाल करोगे, तो आप सफ़ेद को काला, काले को सफ़ेद कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि खुद का ओपिनियन बनाने के पहले थोड़ा रिसर्च ज़रूरी है। अच्छी को अच्छा मानना और बुरे को, कोई भी चीज़ को बुरा मानना, उसके पहले थोड़ा रिसर्च तो करना चाहिए हमने। तो यही है, यही मेरे को कवर करना था कि वीड जो इतना मिस अंडरस्टूड और मिस रिप्रेजेंटेटेड प्लांट है
क्योंकि ये एक बेसिकली है जड़ी बूटी जो कि नेचर में पाई जाती है, वो इंसान की यूज़ के लिए ही है, पर उसका यूज़ आप क्या करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं इस टॉपिक को कवर भी इसीलिए करना चाह रहा था कि फ्यूचर में एक और चीज़ चल रही है जो दुनिया में आजकल बहुत प्रचलित जिसको कहेंगे, और एक नया रेवोल्यूशन इसके अंदर आ रहा है, वो है मशरूम यूज़। लोग मशरूम्स को, साइकेडेलिक मशरूम्स को यूज़ कर रहे हैं दिमागों को खोलने के लिए। अब वो नशा है या सही यूज़ है, वो सही है गलत है, वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ कि उसका यूज़ आजकल बहुत बढ़ गया और लोग उसके अंदर धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उसके कई मेडिकल फ़ायदे मशरूम्स के भी दिख रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं मशरूम्स के बारे में बात करता, आपको बैकग्राउंड जानना ज़रूरी था एक ड्रग की। और ड्रग नाम सुनने से वो नहीं हो जाना, थोड़ा अनकंफर्टेबल मत हो जाना, क्योंकि कॉफ़ी भी एक ड्रग है, कैफ़ीन भी ड्रग है जो आप आपके कॉफ़ी में पीते हो। तो हर ड्रग के कुछ यूजेस होते हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन उसके मेडिकल फ़ायदे भी हो सकते हैं। तो ये एक बेस हम बना रहे हैं उसके बारे में, ताकि हम आगे जाके मशरूम्स के बारे में डिस्कशन कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग।